हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह, जिसमें चंपारण सत्याग्रह जो उनका पहला सत्याग्रह भी माना जाता है, को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। चंपारण सत्याग्रह में जो इसके मुख्य बिंदु केंद्र के रूप में उभर के आती है वह थी तीन कठिया प्रणाली। इस तीन कठिया प्रणाली की वजह से चंपारण जो कि तिरहुत मंडल जो कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ किसानों का शोषण किया जा रहा था। तो यह तीन कठिया प्रणाली कैसे है, गांधी जी वहाँ कैसे पहुँचे और उन्होंने इस शोषण का निराकरण कैसे किया और क्या समस्याएं उनके सामने आई, इन सभी विषय पे विस्तार से यहाँ हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी बिहार का क्षेत्र तिरहुत मंडल में चंपारण स्थान है, जहां काफ़ी समय से किसानों का शोषण किया जा रहा था, जिसकी वजह से किसानों के बीच असंतोष फैला हुआ था। और यह असंतोष किन कारणों से था? यहाँ यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा इस क्षेत्र में नील की खेती प्रारंभ की गई थी तथा कुछ फैक्ट्रियां भी स्थापित की गई थी। 1916 और 17 में चंपारण में जो अधिकांश कृषि भूमि थे उनके तीन स्वामी थे, मुख्य तीन स्वामी थे। ये थे बेतिया, रामनगर और मधुबन के जागीरदार। इसमें बेतिया के जो जागीरदार थे वह सबसे बड़ी उनकी सबसे बड़ी जागीर थी। उसमें लगभग 1500 गांव आते थे। भूस्वामी खुद अपने कृषि भूमि की देखभाल नहीं कर पाते थे, इसलिए उसे ठेके पे देते थे और इसे ठेके के रूप में लेने वाले जो लोग थे वह यूरोपीय बागान मालिक थे। संतोष का मुख्य कारण यह था कि किसानों को भूमि पर अस्थायी अधिकार प्राप्त नहीं था। अब ये जो ठेके पे देते थे, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह भूमि किसी और की थी, वह किसी और को दे रहा है जो उस पर खेती करता। और चूंकि उसकी उस भूमि पर अस्थायी रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होता था, तो उसे कुछ ऐसे नियम को मानने पड़ते थे जो उसके फेवर में नहीं होता था। आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से नियम और किस बात पे वो ज़मीन लेते थे और किस तरीके से उन्हें खेती करनी होती थी, किस शर्त को उन्हें मानना पड़ता था। जब वो ज़मीन लेते थे तो उन्हें यह शर्त दिया जाता था कि ज़मीन के कुछ हिस्से में वो केवल नील की खेती करेंगे। इसके बदले में बागान मालिक किसानों को कुछ अग्रिम धनराशि भी देते थे। साथ ही समस्या यह थी कि वो जो नील की खेती होगी वह उस कृषि भूमि के उस क्षेत्र में करना होता था जो अधिक उपजाऊ होती थी। इस व्यवस्था का नाम ही तीन कठिया प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत 3/20 भूमि पे केवल नील की खेती ही करनी होती थी। तीन कठिया व्यवस्था में यद्यपि 1908 ईस्वी में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज का एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे और यह धनराशि बहुत कम होती थी। किसान जो खेती करते थे उसे बागान मालिक जो थे अपने शर्तों पे बहुत ही कम धनराशि पर उनसे वह उपज खरीदते थे, जिसके लिए उन्हें मजबूर भी किया जाता था। इससे क्या होता था, जो किसान थे उन्हें काफ़ी नुकसान होता था या उन्हें जितना प्रॉफिट होना चाहिए, जो फ़ायदा होना चाहिए, उन्हें नहीं मिल पाता था। साथ ही इस समय तक जो है जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो नील की खेती के रूप में जो नील प्राप्त होती थी उसकी मांग मार्केट में
कम हो गई, उससे फ़ायदा कम होने लगा। अब इससे जो बागान मालिकों को घाटा होता था, उस घाटे की पूर्ति करने के लिए वो किसानों के ऊपर अलग से दबाव, अलग से लगान में और वृद्धि कर दिया। जिससे क्या हुआ, किसान जो पहले से ही इतना परेशान थे, वह अब इस कारण से किसानों के बीच असंतोष फैला। 1916 में लखनऊ में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्याओं का जिक्र किया गया, तो गांधी जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब 1916 में लखनऊ में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसमें चंपारण के किसानों की समस्या रखा गया, पर गांधी जी उस समय इस बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिए। परंतु एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्होंने गांधी जी से आग्रह करके उन्हें चंपारण आने के लिए बाध्य किया। जब गांधी जी मोतिहारी, चंपारण का एक जिला कार्यालय है, पहुंचे, तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए खतरा समझा गया और उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया। परंतु गांधी जी वहां की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए और गांधी जी जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं उनमें उनकी सहायता की जाए। इसके साथ साथ गांधी जी को चेतावनी भी दी गई कि कोई बखेरा उत्पन्न न करे, परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वीकृति दे दी गई। यहाँ गांधी जी को कुछ समस्या आई, पर उस समस्याओं का हल करते हुए वह किसानों के लिए कार्य करने लग गए। सरकार के चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के एक सदस्य थे। इस कमेटी ने सिफारिश की 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कई प्रकार के कर भी समाप्त कर दिए जाए जो किसानों को देने पड़ते थे। बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की गई। जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की गई थी, उसका 25% किसानों को लौटाया जाना था। कमेटी की इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि। स्थानीय महाजनों और गांव के किसानों ने भी गांधी जी को सहयोग दिया था, लेकिन सर्वाधिक सहयोग किसानों और उनके स्थानीय नेताओं ने दिया। गांधी जी ने स्वयं वहां पर बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया। वे पैदल ही बैलगाड़ी पर यात्रा करते थे और किसानों से उन्हीं की भाषा में बातचीत करते थे। तो आज हमने 3 कठिया प्रणाली, जो कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का मुख्य केंद्र बिंदु था, उसको पढ़ा समझा। उसका गांधी जी ने कैसे निराकरण किया, तो चंपारण एग्रेरियन कमेटी द्वारा इन सभी समस्याओं का हल किया गया 1919 में। और गांधी जी को कुछ समस्याएं भी आई, जैसे उन्हें वहां से वापस होने को कहा गया, पर उन्होंने किसानों के शोषण का विरोध करते हुए वहां से न जाने का फैसला किया और उन्होंने 3 कठिया प्रणाली और वहां अन्य समस्याओं का निराकरण भी किया। तो चलिए दोस्तों, इसे 1 से 2 बार पढ़िए, सुनिए, आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा और इस विषय पे आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो ऐसी किसी और विषय पे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।